Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. तो बच्चों, आज हम हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं, विच इज़ अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द गांधीयन एरा। चलिए देखते हैं कि आज हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे। हम शुरू करेंगे गांधी जी के इंडिया आने से, फिर देखेंगे उनके शुरुआती सत्याग्रहs, उसके बाद हम रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग जैसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को समझेंगे। फिर आएगा खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और लास्ट में स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन और आखिरकार पूर्ण स्वराज की डिमांड। ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम गांधीयन एरा के बारे में समझेंगे। तो बच्चों, इंडियन नेशनल मूवमेंट में 1920 से लेकर 1947 तक का जो टाइम पीरियड है, उसे गांधीयन एरा के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1920 में लोकमान्य तिलक की डेथ के बाद नेशनल मूवमेंट की जो लीडरशिप थी, यानी बागडोर, वो महात्मा गांधी के हाथों में आ गई, और उनके आने से आज़ादी की लड़ाई का तरीका ही बदल गया। लेकिन इंडिया आने से पहले गांधी जी ने अपने आइडियाज़ को कहाँ टेस्ट किया था? साउथ अफ्रीका में। देखिए, महात्मा गांधी 1893 में कुछ लीगल काम के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि इंडियंस के साथ कितना बुरा बर्ताव होता था, उनकी कितनी ह्यूमिलिएशन होती थी। फिर 1906 में वहाँ की गवर्नमेंट एक नया कानून लाई, जिसके हिसाब से हर ब्लैक पर्सन को एक आइडेंटिटी कार्ड कैरी करना ज़रूरी था। गांधी जी ने इस अन्याय, इस इनजस्टिस के खिलाफ एक नया रास्ता अपनाया। वो रास्ता था सत्याग्रह का। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 1893 में वो साउथ अफ्रीका गए, 1906 में उन्होंने वहां सत्याग्रह शुरू किया, और फिर 9 जनवरी 1915 को अपने पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के सजेशन पर गांधी जी इंडिया वापस आए। यहां आकर उन्होंने पूरे देश का टूर किया। जब उन्होंने लोगों की गरीबी और तकलीफ को अपनी आंखों से देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ, और उन्होंने देश की सेवा करने का व्रत ले लिया, एक प्रॉमिस किया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, सत्याग्रह की फिलॉसफी। इसका मतलब क्या है? सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह या इंसिस्टेंस ऑफ ट्रूथ। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो अन्यायी व्यक्ति है, जो अनजस्ट पर्सन है, उसे सच्चाई और न्याय का एहसास दिलाया जाए। लेकिन कैसे? मारपीट से नहीं, बल्कि पेशेंस यानी धैर्य और नॉन वायलेंस यानी अहिंसा से, ताकि उसके विचार बदल जाएं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो इसका सबसे जरूरी पॉइंट क्या है? गांधी जी की टीचिंग ये थी कि एक व्यक्ति जो सत्याग्रह फॉलो कर रहा है, उसे कभी भी किसी भी हालात में वायलेंस यानी हिंसा और अनट्रूथ यानी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। और आप जानते हैं, गांधी जी का ये आइडिया इतना पावरफुल था कि इसने सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इंस्पायर किया। तो साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह की टेक्निक सक्सेसफुल हो चुकी थी, लेकिन अब सवाल ये था कि क्या ये टेक्निक इंडिया में भी काम करेगी? तो इंडिया आने के बाद गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के तरीके को 3 इंपॉर्टेंट लोकल मूवमेंट्स में टेस्ट किया। देखिए, पहला टेस्ट हुआ 1917 में बिहार के चंपारण में। यहाँ पर किसानों से जबरदस्ती इंडिगो यानी नील की खेती करवाई जा रही थी। गांधी जी ने उनके लिए लड़ाई लड़ी। दूसरा टेस्ट 1918 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। वहाँ फसल खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी टैक्स मांगा जा रहा था, तो गांधी जी ने नो टैक्स मूवमेंट लीड किया। और तीसरा टेस्ट भी 1918 में अहमदाबाद में हुआ। वहां मिल वर्कर्स सैलरी बढ़ाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो गांधी जी ने उन्हें हंगर स्ट्राइक करने में सपोर्ट किया, और ये तीनों सत्याग्रह सक्सेसफुल रहे। इन तीनों सक्सेसफुल सत्याग्रहs के बाद पूरे देश में एक नई उम्मीद जागी। लोगों को लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब उनकी बात सुनेगी। लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। ब्रिटिश एक ऐसा कानून लेकर आए जिसने पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ा दी। देखिए, इंडियंस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश की बहुत हेल्प की थी। बदले में उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन उन्हें क्या मिला? रॉलेट एक्ट। ये एक्ट सर सिडनी रॉलेट की कमेटी ने पास किया था, और इस एक्ट ने गवर्नमेंट को इतनी पावर दे दी थी कि वो किसी को भी बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती थी, और बिना ट्रायल के यानी बिना कोर्ट में पेश किए जेल में बंद कर सकती थी। इसीलिए इसे ब्लैक एक्ट यानी काला कानून कहा गया। इस काले कानून के खिलाफ गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल का कॉल दिया। पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए। पंजाब में इस प्रोटेस्ट ने जोर पकड़ा। वहां अमृतसर इसका मेन सेंटर बन गया। इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए गवर्नमेंट ने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचिल्लू जैसे पॉपुलर लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। इसी अरेस्ट के प्रोटेस्ट में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियनवाला बाग में बहुत सारे लोग शांति से जमा हुए थे। और फिर वहां जो हुआ, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जनरल डायर ने अपने ट्रूप्स के साथ आकर बाग का आने जाने का इकलौता रास्ता बंद कर दिया, और वहां जो निहत्थे लोग थे उन पर बिना किसी वार्निंग के
फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक खत्म नहीं हो गईं। इस फायरिंग में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से लगभग 400 निर्दोष लोग मारे गए। इस ब्रूटल मैसेकर, इस बहरामी से की गई हत्या के प्रोटेस्ट में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिला हुआ अपना सर का टाइटल यानी उपाधि लौटा दी। ये उनका प्रोटेस्ट करने का तरीका था, ये दिखाने के लिए कि वो इस जुल्म के कितने खिलाफ हैं। जालियनवाला बाग मैसेकर के बाद पूरे देश में गुस्सा और दुख था, और इसी बैकग्राउंड में दो बड़े मूवमेंट्स शुरू हुए, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और इन मूवमेंट्स की सबसे खास बात थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब ये खिलाफत मूवमेंट क्या था? देखिए, टर्की के जो रूलर थे, जिनको खलीफा कहते थे, वो पूरी दुनिया के मुस्लिम्स के स्पिरिचुअल लीडर माने जाते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटिश ने इंडियन मुस्लिम से प्रॉमिस किया था कि वॉर के बाद वो टर्की के सुल्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन वॉर जीतने के बाद ब्रिटिश अपने वादे से मुकर गए। इससे इंडियन मुस्लिम्स बहुत नाराज हुए। गांधी जी ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की। उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। इसके बाद 1920 में नागपुर कांग्रेस सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ। इसका मेन आइडिया बहुत सिंपल था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में हम इंडियंस के कोऑपरेशन की वजह से ही चल रही है। अगर हम उन्हें कोऑपरेट करना बंद कर दें तो उनका राज अपने आप खत्म हो जाएगा। इसका प्रोग्राम क्या था? गवर्नमेंट ऑफिसेज और कोर्ट्स को बॉयकॉट करो, गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस को बॉयकॉट करो, और फॉरेन गुड्स को भी बॉयकॉट करो। ये मूवमेंट पूरे जोश के साथ चल रहा था। लेकिन फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है चौरी चौरा। वहां पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट रैली पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। इससे गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसमैन जिंदा जलकर मर गए। इस हिंसा की खबर जब गांधी जी को मिली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वो हिंसा के एकदम खिलाफ थे। उन्होंने इस वजह से 12 फरवरी 1922 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया, यानी रोक दिया। मूवमेंट रुकने के बाद नेशनल मूवमेंट में एक शांति सी छा गई। लेकिन इस शांति के बीच कांग्रेस के कुछ लीडर्स एक नई स्ट्रैटेजी बना रहे थे, एक नया रास्ता ढूंढ रहे थे। देखिए, कांग्रेस के अंदर ही कुछ लीडर्स जैसे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का कहना था कि हमें इलेक्शंस लड़कर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंटर करना चाहिए और वहां जाकर गवर्नमेंट के काम को अंदर से रोकना चाहिए। इस आइडिया के साथ उन्होंने 1922 में स्वराज पार्टी बनाई। वहीं दूसरी तरफ बहुत से कांग्रेस लीडर्स गवर्नमेंट काउंसिल्स को बॉयकॉट करने के फेवर में थे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है जो एग्जाम में भी पूछा जाता है। 1928 में साइमन कमीशन को इंडियंस ने बॉयकॉट क्यों किया? सोचिए जरा। इसका रीजन बहुत सिंपल था। देखो, 1919 में जो रिफॉर्म्स हुए थे उनको रिव्यू करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कमीशन बनाया था। इस कमीशन का काम था इंडिया में आगे के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म सजेस्ट करना। पर हैरानी की बात ये थी कि इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। हमारे देश का फ्यूचर डिसाइड करने वाली कमिटी में हम ही नहीं। इसलिए जब ये कमीशन 1928 में इंडिया आया तो जहां भी वो गया लोगों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए। लाहौर में इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। वहां पुलिस ने उन पर बहुत बेरहमी से लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। बाद में उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी हर एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित होगी। और कुछ दिन बाद इन्हीं चोटों की वजह से उनकी डेथ हो गई। लाला लाजपत राय की शहादत के बाद देश में खासकर नौजवानों में गुस्सा और बढ़ गया। अब लोग आधे अधूरे आज़ादी नहीं बल्कि पूरी आज़ादी मांगने लगे। अब फ्रीडम स्ट्रगल का ऑब्जेक्टिव ही बदल गया। इससे पहले तक कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही थी, लेकिन अब यंग लीडर्स जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे। इसलिए दिसंबर 1929 में लाहौर में जो कांग्रेस का सेशन हुआ, जिसके प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसमें पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास किया गया। और इस रेजोल्यूशन के जरिए कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस का ऑब्जेक्टिव छोड़ दिया। इसके बाद 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और ये डिक्लेयर किया गया कि हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो बच्चों, चलिए इस चैप्टर को जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने देखा कैसे गांधी जी के आने से सत्याग्रह शुरू हुआ। उनके शुरुआती सत्याग्रह चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सक्सेसफुल रहे। फिर आया रोलेट एक्ट, जिसकी वजह से जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। इसके बाद
नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट्स ने देश को यूनाइट किया। साइमन कमीशन के बॉयकॉट ने इंडिया का रिजॉल्व दिखाया और आखिर में स्ट्रगल की क्लाइमैक्स हुई पूर्ण स्वराज की डिमांड के साथ। तो इस पूरे चैप्टर से हमने सिर्फ इवेंट्स और डेट्स नहीं सीखे, हमने ये सीखा कि कैसे यूनिटी, नॉन वायलेंस और सच्चाई के रास्ते पर चलकर एक पूरा देश अपनी आज़ादी के लिए खड़ा हो सकता है। ये सारी बातें आपके एग्जाम्स के लिए ही नहीं, लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अच्छे से पढ़ते रहिए और हमेशा मोटिवेटेड रहिए। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity.